अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और ठीक ठाक होंगे। जैसे आप लोगों को अभी मालूम है कि हमारा जो अभी सेशन चल रहे हैं वो कौन सा टॉपिक चल रहा है हमें, या वो कौन सा चैप्टर चल रहा है हमें, वो है हमारे पास एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इससे पहले जो हमारे सेशंस हो गए थे उसमें हमने एक इंट्रोडक्टिव एक सेशन लिया था जिसमें हमने देखा था कि हमें इस वाले चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। जैसे ही हमने वो ख़त्म किया उसके बाद हमने पढ़ी कि हिस्ट्री ऑफ एटम क्या था। हमने पढ़ा कि पहले एक इंडियन साइंटिस्ट आया, उसने बोला कि ये जिसको हम आज मैटर बोलते हैं ये एक परमाणु है, और ये जो फिर हम जब इसको तोड़ते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, जो एक इंडिविजुअल पार्टिकल हमें मिलता है उसका नाम उसने बोला था क्या? उसका नाम उसने बोला था पदार्थ। उस साइंटिस्ट का नाम क्या था या उस गुरु का नाम क्या था? उसका नाम था महर्षि कैन। उसके बाद जोसेफ वगैरह आ गए, उन्होंने एक इंग्लैंड के या जर्मन के साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला इसी पदार्थ को उसने बोला मैटर, और ये जो परमाणु है इसको उन्होंने बोला क्या? ये हमारे पास एटम है। उसके बाद एक और इंडियन एक फिलासफर आया, एक गुरु आया जिसका नाम था पकारू कात्यायामा। उस पकारू कात्यायामा ने बोला कि यह जो एटम्स होते हैं ये एक दूसरे से एक सिंपल रेशियो में या एक फिक्स्ड रेशियो में एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, और ये इसीलिए कंबाइन करते हैं ताकि ये जो एटम्स है ये स्टेबल हो जाए। इसी टॉपिक को या इसी चैप्टर को हम थोड़ा सा आगे ले जाएंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसका क्या मतलब है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि ये जो भी एटम्स होते हैं हमारे पास, मतलब जो भी एटम्स होते हैं हमारे पास, वो जब मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला कि हम एटम किसको बोलते हैं और मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं। एटम जिसमें हमारे पास सेम तरह के हम एलिमेंट उसको बोलते हैं जहां पे हमारे पास सेम तरह के एटम्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। और जो कंपाउंड होता है हमारे पास, जब हमारे पास डिफरेंट एटम्स मिलेंगे और वो बनाएंगे एक मॉलिक्यूल्स, और फिर ये डिफरेंट एटम्स के जो मॉलिक्यूल्स है ये मिल जाएंगे, ये फिर बनाएंगे हमारे पास क्या? कंपाउंड। ये है हमारे पास डिफरेंस एलिमेंट और कंपाउंड के दरमियान। छोड़ो वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो अभी हम इस कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात करें, मतलब जब भी एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन होता है वो एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होता है। रेशियो दो तरह का होता है, एक तो नंबर का रेशियो, मतलब हमने एक एटम लिया, हमारे पास है H2O, इसका मतलब इसका रेशियो है ये है 2:1, मतलब हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, 2 एटम्स है, और ऑक्सीजन हमारे पास एक एटम है। इसका मतलब इनका जो नंबर का रेशियो है, नंबर रेशियो वो कितना है हमारे पास? वो है हमारे पास 2:1। 2:1 का मतलब हमारे पास हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 1। इसी तरह हमारे पास अगर हम लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास 1:2 होता है, क्योंकि हमारे पास कार्बन 1 होता है और जो ऑक्सीजन होते हैं वो होते हैं हमारे पास 2। इसको हम बोलते हैं नंबर रेशियो। क्या बोलते हैं? नंबर रेशियो। ठीक, यहां तक। इसी के साथ साथ अगर हम इनका मास रेशियो बोल देंगे या मास रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? मास रेशियो, पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हम एक एटॉमिक मास किसको बोलते हैं। हम एटॉमिक मास किसको बोलते हैं? मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है कि जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास होता है बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वो होता है हमारे पास एटॉमिक मास। ज्यादातर केसेस पे
अगर हम अपनी लेवल तक 9th और 10th लेवल तक की बात करें, तो ये जो हमारे पास एटॉमिक नंबर 20 तक होता है, एटॉमिक नंबर 1 to 20, 2 to 20 मान लो आप, 2 to 20, वहां पे ये जो एटॉमिक मास है ये ट्वाइस होता है। मतलब जितने हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली हमारे पास उतने ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। मगर ये ट्रिक कहां तक चलती है? ये ट्रिक खाली एटम नंबर 20 तक चलती है, उसके बाद फिर ये चेंज हो जाती है, क्योंकि वहां पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की एक डिफरेंस आ जाती है वहां पे। चलो हम देखते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उसको देखते हैं। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये हमें बोलता है कि जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स है ये एक दूसरे के साथ एक फिक्स्ड रेशियो में है, एक दूसरे के साथ एक फिक्स्ड रेशियो में होते हैं, वो नंबर रेशियो भी हो या मास रेशियो हो, मगर एक फिक्स्ड रेशियो होता है इन दोनों का। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम इसी वाटर की एग्जांपल लेंगे, H2O की एग्जांपल लेते हैं, ठीक। अगर हम हाइड्रोजन का मास देखेंगे, हाइड्रोजन का मास क्या होता है हमारे पास? हाइड्रोजन का मास होता है हमारे पास 1, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन 1 होता है और इसके पास न्यूट्रॉन कोई भी नहीं होता है, ठीक। तो ये हमारे पास 1 है। और ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? वो है हमारे पास 8। इसको हमें 2 से इंटू करना है, क्योंकि मैंने आपको अभी बोला कि हम जहां 2 से लेकर 20 तक जितने भी एलिमेंट्स है हमारे पास, हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि हमें उसका एक अप्रोक्सीमेट मास मिल जाए। बट उस 20 के बाद ये फिर चेंज होता है, क्योंकि वहां पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डिफरेंस ज्यादा बढ़ जाती है। 8 into 2 मतलब ये हमारे पास आता है 16 यूनिट, और ये है हमारे पास 1 यूनिट, और ये हमारे पास है 2। हमारे पास हाइड्रोजन है 2, इसका मतलब 2 1 is 2, ये हमारे पास आया 2 यूनिट। अगर हम अब इसका मास निकालें तो वो कैसे निकलेगा? हम दिखाएंगे मास ऑफ हाइड्रोजन U डिवाइड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन 2U और U काट, ठीक। तो 2 1 is 2, 2 8 is 16, ये हमारे पास 1/8 आया, इसका मतलब ये 1:8 आया। अब वाटर की क्या प्रोपोर्शनल है कि वाटर की क्या मास प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास? वो होता है हमारे पास 1:8। इसका मतलब अगर हम कहीं का भी पानी लाए, अगर हम वेल का पानी लाए, अपने टैप्स का पानी लाए, समंदर का पानी लाए, रेन वाटर लाए, तो उनमें हमेशा हर जगह हर एक वाटर ड्रॉपलेट में जो ये प्रोपोर्शनल होगा, मास प्रोपोर्शनल होगा। किसका मास प्रोपोर्शनल? वाटर का जो मास प्रोपोर्शनल होगा वो हमेशा क्या होगा? वो हमेशा होगा 1:8। क्या होगा? 1:8। अगर आप सी वाटर लाओगे, अगर आप मास रेशियो निकालो तो उसका भी मास रेशियो 1:8 ही आएगा। और अगर हम उसका नंबर रेशियो देखेंगे तो वो हमारे पास 2:1 आता है नंबर रेशियो। और ये नंबर रेशियो या ये जो मास रेशियो है ये चेंज नहीं होगा। आप कोई भी पानी देखो, आप जल पानी देखो, वहां पे बस यही आपको हर जगह कौन सा रेशियो मिलेगा? ये 1:8 का रेशियो, ठीक। यहां तक चलो हम एक और एग्जांपल देखेंगे इस मास रेशियो का। यह होगी वाटर की बात। अगर हम आप कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे CO2, ठीक। यहां तक अगर हम इसका नंबर रेशियो देखेंगे नंबर रेशियो, तो ये हमारे पास कार्बन नंबर 1 है और ये हमारे पास 2 है, मतलब ये 1:2 रेशियो में है नंबर रेशियो। मैं इसका नाम क्या दे रहा हूं? नंबर रेशियो। ये हमारे पास है नंबर रेशियो, ठीक। अगर हम इसका मास रेशियो निकालें तो वो कितना होगा और कैसे निकालें? मैंने आपको अभी बोला, अगर हमें कार्बन है
कार्बन का एटॉमिक मास, पहले मैंने आपको बोला कि एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? एटॉमिक मास बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक, चलो हम इसको देखते हैं। कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 6, और ये हमारे पास ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास कितना? 8। अगर हमें एक एटम का निकालना है क्या एटॉमिक मास, वो होगा 6 इंटू 2 और 8 इंटू 2, मगर ये जो 2 मैं अभी इंटू करता हूं ये खाली कहां तक चलता है? एटम नंबर 20 तक। ठीक, तो कितना आ रहा है हमें? ये आएगा 6 2 12 और 8 2 16, 6 2 12 और 8 2 16। अब हम यहां देखेंगे, इसका रेशियो हमारे पास 1 है, मतलब 12 इंटू 1 हो गया 1, और इसका रेशियो हमारे पास, ऑक्सीजन का रेशियो हमारे पास 2 है, मतलब यहां पे क्या आएगा? 16 इंटू 2, वो कितना आएगा? वो आएगा 32, मतलब 12 और 32। अब हम इसका रेशियो निकालें, ये आएगा हमारे पास 12 डिवाइड बाई 32। चलो इसकी कसर काटते हैं, ये आएगा हमारे पास 2 6 12, 2 1 2, 2 6 12, 2 3 6, 2 8 16, ये आया हमारे पास 3/8, 3/8, मतलब इसका मास रेशियो हमारे पास आया 3/8। अगर हम कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल देखेंगे, कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल देखेंगे, उसमें हमें हमेशा क्या रेशियो मिलेगा कार्बन और ऑक्सीजन का? वो मिलेगा हमारे पास, मास रेशियो की बात मैं कर रहा हूं, वो कितना मिलेगा? वो मिलेगा हमारे पास 3/8। इसी तरह अगर हम इनका नंबर रेशियो देखेंगे, वो कितना होगा? वो होगा 1:2, 1:2। चलो इसी बेस पे, इसी मास रेशियो के बेस पे हम अब पता करेंगे कि अगर हमारे पास इतना वाटर है, अगर हमारे पास x ग्राम्स ऑफ वाटर है, तो उसमें कितना ऑक्सीजन होगा, उसमें कितना हाइड्रोजन होगा? वो किससे पता चलेगा? वो पता चलेगा इस मास रेशियो से। ठीक, यहां तक। चलो एक न्यूमेरिकल लिखते हैं, एक न्यूमेरिकल हम प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हमें थ्योरी नहीं पढ़नी है, हमें न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, क्योंकि हमें बस 9th ही नहीं पढ़ना है, हमें बहुत आगे जाना है। हमारे आगे कितने बहुत एग्जाम्स आने वाले हैं, जैसे नीट है हमारे पास, JEE है हमारे पास, और नेस्ट है हमारे पास, AMU है हमारे पास। कितने एग्जाम्स है, कितने एग्जाम्स है, आप टेंशन मत लो, एग्जाम्स ही एग्जाम्स आएंगे। बस आप अपना 12th कर लो, आपका एग्जाम्स ही एग्जाम्स आएंगे। मतलब अगर हमारे पास 450 ग्राम्स ऑफ वाटर है, एंड फाइंड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन दिस। अगर हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें हमें दे दिया है कि हमारे पास है 450 ग्राम्स ऑफ वाटर, और हमें क्या फाइंड करना है कि कितना अमाउंट उसमें ऑक्सीजन है और कितना अमाउंट उसमें हाइड्रोजन है। ठीक, यहां तक। पहले हम देखेंगे हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 450 ग्राम्स। हमने अभी पढ़ा कि वाटर का मास रेशियो कितना होता है? वो होता है 1:8। मतलब ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है वाटर का, इसमें हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। ठीक, अब कितना कितना होगा हम इसको देखते हैं। अगर हम इसको 1x मानेंगे, हमें मालूम नहीं है कि कितना है, तो हम इसको x रखते हैं, और ये कितना है प्लस करते हैं 8x। बस इसमें खाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, मतलब 1x + 8x। ये किसके बराबर है हमारे पास? ये है हमारे पास 450 ग्राम्स के बराबर। ठीक, यहां तक। अब 1x + 8x कितना आया? ये आया हमारे पास 9x = 450 ग्राम्स
अब हमें यहां से x का वैल्यू निकालना है। x इज इक्वल टू 450 ग्राम्स डिवाइड बाय 9। 9 1 हजार 9, 9 5 हजार को 45, 9 5 हजार 45 और 0 कितना आया? ये आया हमारे पास 50 ग्राम्स। 50 ग्राम्स कितना आया? 50 ग्राम्स। अब ये क्या निकला? ये 50 क्या है निकला हमारे पास? ये निकला हमारे पास x का वैल्यू क्या है? हमें क्या निकला x का वैल्यू? 50 ग्राम्स। ठीक, ये निकला हमारे पास x का वैल्यू कितना? 50 ग्राम्स। चलो अब हम देखेंगे, अब हम इसमें देखेंगे कि ये जो हमारे पास है 450 ग्राम्स ऑफ वाटर, इसमें कितना हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन होगा? 1 इंटू एक्स, और इस x की जगह हमें क्या डालना है? 50 डालना है। और ऑक्सीजन कितना होगा? 8 इंटू एक्स। एक्स का वैल्यू क्या है हमारे पास? 50 ग्राम्स। 50 ग्राम्स 1 इंटू 50 ग्राम्स, और 8 इंटू 50 400 ग्राम्स। इससे हमें क्या पता चला कि ये जो हमारे पास वाटर है कितना? 450 ग्राम वाटर, उसमें कितना ऑक्सीजन है? उसमें ऑक्सीजन है कितना? 400 ग्राम्स। कितना? 400 ग्राम्स। जरा सोचो कि गॉड ने हमें कितना ऑक्सीजन दे दिया है इस वाटर में। जरा सोचो तो इसमें हाइड्रोजन कितना होता है? इसमें हाइड्रोजन होता है कितना? 50 ग्राम्स। मतलब अगर हमारे पास कभी आएगा कि 450 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो हमें वहां पे बोलना होगा कि कितना वहां कितना अमाउंट वहां पे क्या है, वो हाइड्रोजन कितना अमाउंट है और ऑक्सीजन कितना अमाउंट है, तो हम इसको आराम से निकाल सकते हैं। आया यहां तक समझ? चलो ठीक है, हम एक और एग्जांपल लेंगे जो हमने अभी एक और रेशियो पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो। कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो क्या आया था हमारे पास? शाबाश, याद करो क्या आया था? वो आया था हमारे पास 3/8। 3/8 आया था, या 3:8। ठीक, अब अगर मैं एग्जांपल लूं, if we have 1100 grams of carbon dioxide, find the amount of carbon in the given gas। हमें इस गैस से क्या निकालना है? हमें निकालना है कि वहां पे मास ऑफ कार्बन कितना है। ठीक, हमने अभी देखा कि हमें क्या है, हमें पहले दिया है कि मास ऑफ या टोटल मास ऑफ गैस कितना है हमारे पास? वो है हमारे पास 1100 ग्राम्स। ठीक, और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि वहां पे कार्बन कितना है। कार्बन कितना है हमें मालूम है कि हमारे पास इसका रेशियो आता है 3/3:8। हम इसको करेंगे 3x + 8x = 1100 ग्राम्स। तो ये आएगा हमारे पास 8x + 3x, ये आएगा हमारे पास 11x = 1100 ग्राम्स। अगर हम x निकालेंगे, ये आएगा 1100 ग्राम्स डिवाइड बाय 11, 11 1000, 11 11 1000, ये आएगा हमारे पास 100। तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आया? 100। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि अमाउंट ऑफ क्या? अमाउंट ऑफ कार्बन निकालना है हमें। तो किस तरह निकालेंगे? तो कार्बन का रेशियो कितना है? 3x, और ऑक्सीजन क्या है? 8x। तो क्या होएगा? ये आएगा 3 इंटू x का वैल्यू हमारे पास है 100, और अगर हम ये निकालेंगे, ये आएगा हमारे पास 8 इंटू 100, ये आएगा 300, और ये आएगा हमारे पास 800। ये मतलब अगर हमारे पास इतना गैस दिया गया है 1100 ग्राम, तो हमें वहां पे कितना कार्बन मिला? हमें मिला वहां पे 300 ग्राम्स कार्बन, और हमें वहां पे ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना मिला? ऑक्सीजन मिला हमें वहां पे कितना? 800 ग्राम्स। 800 ग्राम्स। होप कि आपको यह समझ आ गया होगा। अब हम आएंगे ये किसने दिया है और ये हमें क्या बोलता है।
मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया और हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी इस पे किए। अब हम आएंगे कि ये असल में क्या बोलता है। अगर मैं आपको ये सब पहले ही बोलता आप थोड़ा बोर हो जाते, इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने पहले आपको ये समझाने की कोशिश की, ये सब समझाने की कोशिश की। अब हम आएंगे इस पे तो हमें ये जल्दी समझ आ जाएगा। तो क्या बोलता है, दिस लॉ वाज गिवन बाय द जोसेफ प्रूस्ट। किसने दिया है? जोसेफ प्रूस्ट ने दिया है। और क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय मास। यही तो मैं अभी बोल रहा था कि अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है उसमें जो मास, एलिमेंट्स का मास रेशियो है या एटम्स का जो मास रेशियो है वो एग्जैक्टली फिक्स्ड होता है, मतलब सेम होता है। अगर हमने तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड लिया, अगर हम ऑस्ट्रेलिया से भी कार्बन डाइऑक्साइड लाएंगे, हम अपने पाकिस्तान से भी कार्बन डाइऑक्साइड लाएंगे, हम दिल्ली से भी कार्बन डाइऑक्साइड लाएंगे, अगर हम उनका मास रेशियो देखेंगे तो हमें वहां पे उसका मास रेशियो क्या मिलेगा, वो हमेशा क्या मिलेगा, 3:8। क्या मिलेगा? 3:8। इसी तरह हमारे पास कुछ और कंपाउंड्स हैं, NO2, इसको आप खुद ही देख लेना है। NO2 है हमारे पास, H2 है हमारे पास, इसी तरह हमारे पास है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है हमारे पास, और हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है हमारे पास, और क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है हमारे पास। और इनका मास रेशियो आप खुद घर में करके आना, इन सब का आप प्रैक्टिस करना। होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, सब्सक्राइब, उस पर क्लिक करिए और वहाँ पे बेल आइकन है, वहाँ पे ऑल करिए ताकि आपको सबसे पहले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और अपने फ्रेंड्स को ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि इससे मुझे एक कॉन्फिडेंस मिलता है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करता हूँ। थैंक यू आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग मुझे अभी तक सपोर्ट करते आ रहे हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।